ओम जी, जो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सावरकर साहब गौमांस खाते थे, जिन्ना से भी ज्यादा कट्टरपंथी थे, आप इतिहास के जानकार हैं, पहले तो सच बताइए हमारे दर्शकों को और उसके बाद जो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। असल में कई बार ऐसा पिछले 5-6-7 साल में खास करके देखने में आया है ये कि ऐसी बातें अनर्गल बिना किसी आधार के की जाती हैं वीर सावरकर के बारे में जिसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। आप प्राइमरी सोर्सेज में जाके अगर वो बात देखिए, कहीं कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट हमें बताइए जहां ये ऐसा दिख गया हो जिससे ज्ञान प्राप्त किसी को हो गया कि वो क्या खाते थे, क्या पीते थे और कैसे रहते थे, तो हमें समझ में आता है। हम बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च, अभी इस पे लगातार कई सारे काम हुए, बहुत वेल रिसर्च वर्क है, विक्रम संपत ने बहुत अच्छा काम किया। कहीं इस तरह का कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट तो हमें नहीं मिलता है। अपने मन से आप कुछ भी अनर्गल बातचीत करेंगे, वो भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जिसकी क्रांतिकारिता अद्भुत स्तर की है। वो पहले भारतीय थे जिन्हें सरकारी विद्यालय से निष्कासित किया गया। वो पहले भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। वो इकलौते क्रांतिकारी थे जिन्हें 1 नहीं 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। 9 साल 10 महीने सेलुलर जेल में अंडमान में रहने वाला आप माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ और लेटर्स फ्रॉम अंडमान, ये 2 किताबें कोई पढ़े उनकी, पता चलेगा कि क्या स्थितियां थी उसी समय। जेल टर्म्स, दूसरे नेता किस तरह के जेल टर्म्स में रह रहे थे और वीर सावरकर किस तरह की जेल की परिस्थितियों में रह रहे थे। और ऐसे वीर सावरकर की क्रांतिकारिता पे, उनकी वीरता पे अजीब अजीब तरह की कभी ये हो जाता है कि साहब ठीक है पारिक जी, मैं आपको शोभना जी बताऊं जी, उपाध्याय जी, अनहिस्टोरिकल है। कहीं इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट, कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, मैं सैयद जवाद साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इतिहासकार हैं, उनका भी रुख जान लेती हूँ। बताइए सैयद साहब। जी अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोभना जी। मैं इतिहासकार तो नहीं, लेकिन किताबें पढ़ने का शौक बहुत है। ठीक है, और इतिहास की किताबें पढ़ने का बहुत शौक है जी। जिस चीज का इतिहासकार साहब जिक्र कर रहे थे, सावरकर जी का जो है एक निबंध लिखा हुआ है, गौ पालन हवै और गौ पालन नभै। 1930 के अंदर बाकायदा इसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा था। तो जो जनरल बाला थे उन्होंने कहा कि हिंदू वो है जो गाय को पूज्य मानता हो और जो गाय को जो है श्रेष्ठ मानता हो, उसको लेकर के उन्हें बड़ा लंबा। तो सावरकर जी ने जो अपने 2 आर्टिकल लिखे हैं उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा वो शब्द तो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतिहासकार साहब जो बड़े इतिहासकार साहब हैं, हो सकता है उनको चिंता होने लगे या उनको किसी बात की बुरी लग जाए। फिर जब गांधी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने हंसी मजाक में गांधी जी से कहा कि आप अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे, और जब अंग्रेजों से लड़ेंगे तो मजाकी अंदाज में। लेकिन आज मुझे हैरत हो रही है कि सावरकर जी का जिक्र है क्योंकि चुनावी मुद्दे, लेकिन किरण रिजिजू जी को मुझे याद आ गया। बहुत जोर से आज मुझे किरण रिजिजू जी याद आए, और वो तो अब मंत्री भी हैं, तमाम चीजों पे हैं। उन्होंने तो कहा था कि हाँ भाई मैं जो हूँ बीफ खाता भी हूँ, तमाम चीजें। भारतीय जनता पार्टी अपने गोवा के मैनिफेस्टो में लिख चुकी है कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे, तमाम चीजें हैं इस चीज पे। लेकिन साउथ के अंदर इनका मैनिफेस्टो एक्चुअल में चेंज हो जाता है। बड़े जो है अपनी आइडियोलॉजी को तुरंत जो है चेंज कर लेते हैं। जहां पर वोट और नोट की चोट होती है वहां पे भारतीय जनता पार्टी यू टर्न ले लेती है और कभी कभी जो है चलिए ठीक है। मेरे लिए तो मैं तो दरअसल बताऊं कि मेरे लिए तो यही बहुत हैरानी है, चाहे वो वीर सावरकर हो और फिर जवाहरलाल नेहरू हो या फिर और वो क्रांतिकारी नेता हो जिनकी बदौलत हमें आजादी मिली हो, उनके अगर कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जाता है या उनके बारे में बात की जाती है तो यही बहुत हैरानी की बात है। 100 साल 75 साल आजादी मिले हुए हो गए, 100 साल की लंबी लड़ाई और इस तरीके की बातचीत। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, कुछ याद आ गया 10 सेकंड और दे दीजिए जी। ये शिवम भाई तो अभी देखिएगा, हो सकता है ये अडवाणी जी का आशीर्वाद लिया हो इन्होंने, क्योंकि वहां से तो क्या दिक्कत है अडवाणी जी के आशीर्वाद में? अरे उनको हो सकता है जीना नजर आ जाए, क्योंकि जिना की मजार पर जाके कसीदे तो पढ़ करके आए थे ये बिल्कुल लोग। आप किताबें पढ़ने का शौक है तो वैसी ज्ञान की बातें कीजिए ना सर। कहाँ आप कमेंट बाजी में और टॉन्ट बाजी में आ गए। शिवम चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। आज बीजेपी बहुत आग बबूला हो रही है, काफी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है, जाहिर करनी भी चाहिए, लेकिन ऐसे ही हमले तो आपके द्वारा भी नेहरू पर बोले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कई तस्वीरें वायरल की जाती है नेहरू जी की और अनाप शनाप कुछ भी बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है। तो ये ऐसी क्यों नौबत आ गई है राजनीति में? महाराष्ट्र चुनाव से मैं इसको जोड़ रही हूँ कि चुनाव का मौका है तो इस तरीके की बयानबाजी फिर शुरू हो गई।
वो तो स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटक जो कांग्रेस से हैं वही इस बात का जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं मानता हूं कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव है तो हम भी चुनाव में हैं, लेकिन क्या इस तरह की कोई बात हमारी तरफ से आई? लेकिन अगर वो कहते हैं तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जितने भी ये दोनों रेफरेंसेस दिए हैं सैयद जवाद ने, इनका दोनों का कोई हिस्टोरिकली प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है, जीवनी से अलग अलग है। और फिर मैं एक और चीज कहना, प्राइमरी डॉक्यूमेंट ही नहीं है भाई, आप दिखाएंगे क्या? मैं आपको किताबें दे दूंगा, पढ़ लेना। खैर मैं आगे आता हूं। ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि वीर सावरकर को इस देश में इस तरीके से या फिर किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को इस तरीके से अपमानित करने से आप अचीव क्या करना चाहते हैं? यही मेरा भी सवाल है। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है, कोई एक व्यक्ति जो कांग्रेस की तरफ को जिसको एक जिंदगी में 2 बार आजीवन कारावास हुआ हो, हमें बता दीजिए। कोई काला पानी गया हो, हमें बता दीजिए। लाला लाजपत राय को छोड़कर तो किसी पर लाठियां भी पड़ी हो तो हमें बता दीजिए। छोड़ दीजिए, जब हम आजाद हो गए उसके बाद भी नेहरू ने उनको एक बार उठाकर सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया था क्योंकि पहली बार जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान विजिट करने आ रहे थे। 100 दिन तो वो तब रहकर आए। इस देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है, अगर आपको अपमानित करने में और उनको ये करने में इतनी आदत होती है तो यही काम तो आप भी करते हैं ना। दिक्कत तो यही है, आज वो वीर सावरकर के लिए बोलते हैं, आप नेहरू इंदिरा गांधी के लिए बोलते हैं। यही तो सवाल है ना। नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने कब बोला? नहीं, आपने नहीं बोला, पर आपकी पार्टी बोलती है। यहाँ पर कोई भी एक भी प्रवक्ता ऐसा नहीं है जिसने बोला हो। ये कांग्रेस के एक मंत्री ने बयान दिया और उसी पर ये चर्चा हो रही है। मैं तो कहता हूं, मैंने नहीं बोला कि नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते हुए भी हीथ्रो एयरपोर्ट से कहां जाते थे। मैंने कब कहा? लीजिए, मैंने कब कहा कि लीजिए? मैंने कहा, मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने कब बोला कि एडविना माउंटबेटन की जो बेटी है वो पामेला हिक्स, उन्होंने अभी अपनी किताब में क्या लिखा नेहरू जी के बारे में कि इस देश को कितना नुकसान हुआ उनसे? मैंने तो नहीं कहा। और भी बहुत सारी चीजें मैंने नहीं कही। मैं कहना ही नहीं चाहता। मैं क्यों कहूं भाई? अरे फिर वो चिल्लाना शुरू कर दे। मैं नहीं कहना चाहता भाई। आप पामेला हिक्स की किताब पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इस देश के साथ क्या हुआ है। तो अगर किसी चीज के हिस्टोरिकली एविडेंस है और उससे इस देश को नुकसान हुआ है तो पढ़ लीजिए। लेकिन मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। मैं नहीं कह रहा हूं आपको इस बात पर डिस्कस होना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। अरे जब बात क्या खाता है मुझे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन देश में ये वैल्यू एडिशन क्या रखने वाली बात है, मैं उस पर बात कर सकता हूं, मैं उसके बारे में चर्चा कर सकता हूं। या फिर मेरे देश में हर एक जाति धर्म संप्रदाय के लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे। अरे बीच में म्यूजिक बोलना चाहिए मुझे। जवाब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। जवाद साहब एक एक कर बोलेंगे तो दर्शकों का समय जाया नहीं होगा। आपकी बात पूरी सुनी, अब शिवम जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। अलग अलग संस्कृतियां हैं, हर तरफ से लोगों ने इस देश के लिए काम किया। स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा इस देश को आजाद कराने में। कम से कम आज इतना भी अपमानित भाषा इस स्तर पर आकर ना बोली जाए। चुनाव तो आप वैसे भी हार ही जाएंगे। आपने भी तो बोली, आपने भी तो बोली, आपने भी बोली। दानिश कुरैशी का मैं रुक कर लेती हूं। दानिश कुरैशी, क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी अहम हो जाती है, इतनी जरूरी हो जाती है कि सारी मर्यादाएं तोड़कर वो स्वतंत्रता सेनानी जिनकी बदौलत आज हम आजाद देश में खड़े हुए हैं, आजादी की सांस ले रहे, उनका अपमान करने पर उतर आती हैं पॉलिटिकल पार्टियां? आपका क्या मत है? क्या महाराष्ट्र चुनाव के चलते कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं और यही कांग्रेस की इकलौती रणनीति है? शोभना, दानिश आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। मैं इसको ठीक कराती हूँ और हाँ, आपकी आवाज कट रही है। डीके दुबे साहब, हाँ अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। अब आ रही है जी, आ रही है। हाँ, देखिए अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि हमेशा से कटघरे में जो होता है सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष के पास तो मौके होते हैं। लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी बनाने की वो जो कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि हम विपक्ष को घेरे में लेके। तो देखिए आवाम बहुत चालाक है, बहुत होशियार है। मैं आपको एक बात बताऊं, कौन कब था, कहाँ था। कई सालों तक महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस अपना वो वोट बैंक चलाती रही। अब भारतीय जनता पार्टी वही वीर सावरकर के नाम से चलाने की कोशिश कर रही है। वो चीजें मुझे लगता है कि काबिज नहीं हो पाएंगी महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, सत्ता का दुरुपयोग केंद्र सरकार के स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। आप देखिए, 2 तो एनसीपी हुई, वहां 2 तो शिवसेना हुई। अलग अलग तरीके से विभाजन करने की जो राजनीति, मुझे लगता है कि देश में और कोई लेकर आज तक नहीं आया। Zee News.